हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक में। गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स वालों के लिए। जो भी क्लास 12 फिजिक्स की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। जो कि ये सेट 1 है, आगे भी मैं इसी तरीके से सेट 2 सेट 3 लाता रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ये क्वेश्चन है इनमें से 100% एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 45 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ जिनका हम विद सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण। यहाँ पे समविभव पृष्ठ, जो कि आपका समविभव पृष्ठ होता है किसी भी तरीके का, और विद्युत बल रेखाओं यानी कि जो समविभव पृष्ठ होता है और विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, ठीक है। आपको मालूम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे मान दे रखे हैं। यहाँ पे ए में मान दे रखा है 9 इंटू 10⁻9, यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो दो मान है यहाँ पे सेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे विद्युतशीलता का मान ही नहीं बल्कि यहाँ पे इसका मात्रक भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मात्रक में, यहाँ पे देखिए इसमें आपको यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, क्या कांच की छड़, जो हमारे पास कांच की छड़ होती है उसको जब सिल्क से, सिल्क क्या होता है, रेशम होता है, यानी कि जो रेशम का कपड़ा होता है या रेशम होता है, उससे जब कांच की छड़ को रगड़ा जाता है तो ये क्या करता है, सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। यानी कि जो कांच की छड़ है इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी या सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी या फिर सिल्क को प्रोटॉन देगी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, ठीक है। क्योंकि जो कांच होता है वो तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है। क्या करती है, ये जो कांच होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और जो सिल्क होता है वो इसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कांच है वो सिल्क यानी रेशम को इलेक्ट्रॉन दे देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का परावैद्युतांक है। यहाँ पे जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो गाइज यहाँ पे अनंत होता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। यहाँ पे जो विद्युत आवेश होता है उसकी एक समान गति जब होती है तो उससे उत्पन्न क्या होता है, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या फिर इन ये दोनों ही नहीं। डी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब विद्युत आवेश एक समान गति से उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि जो इसका मान होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ पे जो एफ होता है वो होता है बल, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, और क्यू होता है यहाँ पे आवेश जिसका मतलब कूलाम होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उसके आपको प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में जो असत्य कथन है वो बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। बिल्कुल यहाँ पे ये राइट है, यहाँ पे ये असत्य कथन के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए तो राइट है। बी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल सही बात। यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को नहीं काटती है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। सी ऑप्शन है, बिंदु आवेश एवं गोले के लिए
इनकी आकृति समान होती है, बिल्कुल सही होती है। बिंदु आवेश हो या गोले हो, कहीं पर भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं इनकी आकृति समान ही होगी। डी ऑप्शन है यहाँ पे, इनका भौतिक अस्तित्व होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती है, काल्पनिक रेखाएं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि विद्युत बल रेखाओं के लिए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। ऑप्शन ए है प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, बी है प्लेटों की मोटाई पर, सी है प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर, और डी है प्लेटों के मध्य की दूरी पर। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 14 लगा के आप राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का विलोम होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप इसमें भी गलती कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चालकता, बी है प्रतिरोधकता, सी है वोल्टेज, और डी यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का विलोम होता है वो आप गलती से प्रतिरोधकता आप बता सकते हो। बिल्कुल 100% आप प्रतिरोधकता, आपके दिमाग में भी अभी यही चल रहा होगा कि प्रतिरोध का विलोम प्रतिरोधकता होता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि चालकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात किसी संधि पर समेशन आई इक्वल टू 0 किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा किरचॉफ का पहला नियम है, यानी कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ है, वो किस संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वही किरचॉफ पर आधारित है। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रवाह खोजा था। भाई इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रवाह किसने खोजा था, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरस्टेड ने। ठीक है, यहाँ पे जो ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक था उसने विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा जो थी उसका चुंबकीय प्रवाह खोजा था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक, यहाँ पे आप गलती कर सकते हो, लेकिन मैं हूं ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि है टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। यहाँ पे उल्टा भी आपसे पूछ सकता है कि टेस्ला किसका मात्रक है। ऑप्शन में आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व दिखेगा, चुंबकीय फ्लक्स भी दिखेगा, तो आपको राइट आंसर क्या करना है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकीय बल रेखाएं। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज भी आपको आने चाहिए यहाँ पे। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे देखिए हमेशा एक दूसरे को काटती हैं, बिल्कुल नहीं काटती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, हमेशा बंद वक्र बनाती है, बिल्कुल बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो एक दूसरे के हमेशा बंद वक्र बनाती है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है, बकवास लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए चुंबक के ध्रुव से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती है। भाई कभी देखा है क्या आपने कि चुंबक है, जो चुंबक की जो बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक से बहुत दूर इकट्ठी होने लगती है, होती है क्या, नहीं होती है ना। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, निर्वात में होकर नहीं गुजरती है। ऐसा कभी होता है क्या, चुंबक को आप कहीं भी लेके जाओ वो तो अपना काम हर जगह करेगा, करेगा ना, बस। तो फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको विमाएं भी ध्यान रखनी है, एक एक विमा आपको आनी चाहिए, हर चैप्टर में एक एक दो दो विमाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, तो उनको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। देखिए आ गया ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, देखिए आ गया ना चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपके लिए यहाँ पे। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय जो फ्लक्स है, फ्लक्स को हम अभिवाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो है उसका मात्रक हो जाएगा वेबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, किसके संरक्षण से संबंधित है, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति
युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको युक्ति का नाम बताना है, कौन सी वो युक्ति है जो वोल्टता को बढ़ा देती है। प्रतिरोध, अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो वोल्टता को बढ़ा देती है। क्या कर देती है? वोल्टता को बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबाधा इम्पीडेंस का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिबाधा होती है प्रतिरोध ही एक तरीके की बाधा होती है। ठीक है, यानी कि प्रतिबाधा किसको कहते हैं? जो धारा के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करे उसे क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं, इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? इनमें से किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है? यहाँ पे जो वाई किरणें होती हैं, वाई किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है, क्योंकि एक्स माइक्रो तरंगे, रेडियो रेडियो तरंगे, इन सब का वाई किरणों से ज़्यादा होता है तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे वाई किरणें जो हैं इन चारों में से सबसे कम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुप्रस्थ। क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो तरंग की आवृत्ति है, जिसको हम सूक्ष्म तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तरंग। इनकी आवृत्ति क्या होती है? रेडियो तरंग की आवृत्ति से कम या अधिक होती है, या प्रकाश तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है, या श्रव्य परास से कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है ध्रुवण, सी है विवर्तन और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना, वो यहाँ पे परावर्तन भी शो करती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो परावर्तन गुण भी प्रदर्शित करती है, ध्रुवण भी करती है, विवर्तन भी करती है, यानी कि तीनों करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि भाई इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है क्या? नहीं, कम होती है। ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं हुआ। अनिश्चित, ये भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है ना, वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि एकदम समतल होता है, एकदम बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहता है ये दर्पण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो आप ऑप्शन सी लगा लीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, वो आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। वो कैसा बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई आपके लिए। ठीक है, जो बुक है आपकी उसमें से छांट छांट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु व इसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी शून्य। जो अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है, इसके सामने कोई मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी? शून्य होगी भाई। कितनी होगी? शून्य होगी। ठीक है, आप प्रतिबिंब निर्माण आपने किए होंगे, उसमें जाके आप देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य के दिखाई देने का कारण क्या है? बताइए, आपको आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सूर्योदय से ठीक पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। भाई जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक आने में टाइम तो लेता है, बट वो क्या है, टाइम क्यों लेता है? क्योंकि जो प्रकाश है वो हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर बहुत सारी गैसेज की लेयर बनी हुई होती है, तो उन लेयर्स में से होके जब प्रकाश आता है तो उनके कारण सूर्य है ना, वो हमको 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ठीक है, वो मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, बट समथिंग है 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण
तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? वही अपवर्तन है, क्योंकि गैसेज में से होके जब प्रकाश आता है ना तो हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है? भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अगर हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो वो हम किस में कर सकते हैं? जब हम पानी से, यानी कि जो प्रकाश है उसको हम पानी से वायु में प्रवेश करवाते हैं ना, ऑप्शन डी है भाई आंसर इसका। ठीक है, जब हम पानी से वायु में प्रवेश करवाते हैं प्रकाश को तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय यंत्र है जो क्या करता है? वस्तु को बड़ा देता है। बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना उसका कारण क्या, काम क्या होता है? काम वही होता है कि वो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा देता है। क्या करके दिखा देता है? बड़ा करके दिखा देता है, यानी उसको जूम इन करके दिखा देता है भाई। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइगेन का तरंग सिद्धांत हमें क्या बतलाता है? इसके ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, बी है वेग, सी है आयाम और तरंगाग्र के संचरण की दिशा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आप कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई आपको भी तो कुछ काम करना चाहिए कि नहीं? सारी मेहनत हम ही क्यों करें, आप भी कुछ कीजिए। इनका आंसर आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है? जो यहाँ पे आपका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ना वो यहाँ पे क्या बताता है कि जो प्रकाश है वो कैसा है? कणीय प्रकृति का होता है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? साबुन का एक बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ने लगता है? किस कारण से? भाई जब जो साबुन का बुलबुला है उसके जो बुलबुले के ऊपर और नीचे जब प्रकाश इसके आसपास रहता है तो उस कारण से व्यतिकरण की घटना होती है, जिस कारण से क्या होता है? जो साबुन का बुलबुला है वो रंगीन दिखाई पड़ने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें बनी हैं, एक्स किरणें बनी हैं किसके कारण? ऋणाविष्ट कारणों से, ऋणाविष्ट कारणों से या धनाविष्ट कारणों से या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण से या फिर न्यूट्रॉन से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणाविष्ट कणों से। ठीक है, यानी कि जो ऋणावेशित कण होते हैं उनके कारण ये एक्स किरणें बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंग की परिकल्पना, द्रव्य तरंग की परिकल्पना किसने दी थी? आपको इसका आंसर आना चाहिए। किसने दी थी भाई? डी ब्रोगली ने। किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली जिसने द्रव्य तरंग की परिकल्पना दी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की आमाप, आमाप का मतलब है उसकी माप, यानी कि साइज की कोटि है। यहाँ पे परमाणु की आपसे साइज पूछी है कि परमाणु की जो साइज है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु की जो साइज होती है वो 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन अविभाज्य है? अविभाज्य का मतलब है कि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि और हम तोड़ नहीं सकते उसको, उसको और विखंडन नहीं किया जा सकता। तो कौन सा है यहाँ पे? नाभिक है, फोटोन है, प्रोटॉन है या परमाणु है? तो भाई जो नाभिक होता है ना, नाभिक उसको हम और विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भाई हमारे जो प्लांक भाई साहब थे ना उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। किसने? प्लांक भाई साहब ने। जो प्लांक है ना वो क्वांटम सिद्धांत के व्याख्याता है भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? क्वांटम सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक बना होता है, परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक नाभिक होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है। तो जो परमाणु का नाभिक है वो किससे बना हुआ होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं। भाई जो परमाणु होता है, मान लीजिए ये कोई परमाणु है और ये इसका नाभिक है, तो जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। किसके कारण? नाभिकीय बल के कारण। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाभिक होता है इनके बीच में नाभिकीय बल लगता है, जिसके कारण ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सब जानते हैं, जेम्स चैडविक ने की थी। भाई ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिंपल। नेक्स्ट है यहाँ पे नाभिक के आकार की कोटि होती है। ये देखिए आपसे नाभिक का आकार, यहाँ पे नाभिक की साइज पूछी है आपसे, तो नाभिक की साइज कितनी होती है? ऑप्शन बी 10⁻⁻15 मीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट है एक AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के बराबर द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा है। यहाँ पे एक AMU किसके बराबर होता है? 931 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या फिर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या फिर 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक AMU के बराबर यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलान से। यहाँ पे देखिए शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाते हैं तब, शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम मिलाते हैं तब, या फिर शुद्ध सिलिकॉन में एंटीमनी, या फिर जर्मेनियम है यहाँ पे, शुद्ध जर्मेनियम में फॉस्फोरस मिलाते हैं तब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम हम मिलाते हैं तब पी प्रकार का अर्धचालक हमको प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है? ऋणावेशित है, धनावेशित है, उदासीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो ऋणावेशित होता है, यानी कि उसके ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये थे भैया आपके 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा, और आप लोगों ने जो अब तक जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग आपने इन 45 क्वेश्चन में से, यानी 45 क्वेश्चंस में से इन 45 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे वो आप मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही ऐसी वीडियोस बहुत आती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपकी बहुत नज़दीक है भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।